स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर होंगे फिल्मी दुनिया से जुड़े रोचक किस्से और सदाबहार नगमे, नगमों से जुड़ी यादें या यादों से जुड़े नगमे। तो इसी श्रृंखला में आज आपको बताऊंगा क्यों सिमी गरेवाल सुभाष घई की एक फिल्म में एक्ट करने से मना करती रहीं और जब वो रोल मिला तो उस रोल का क्या हुआ। आज के इस शो में आपको ये मज़ेदार किस्सा भी पता चलेगा कि अपने पैसे बचाने के चक्कर में एस.डी. बर्मन ने अपने असिस्टेंट और उसकी साइकिल को कैसे यूज़ किया। तो जनाब, आज के शो का आगाज़ एक खूबसूरत अदाकारा के किस्से से, जिनकी आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। रेखा जी। रेखा 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 भानु रेखा गणेशन। फिल्मों के साथ उनका इब्तदाई जो एक्सपीरियंस था वो ठीक नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था और अर्लियर डेज में घटे कुछ किस्सों की वजह से, कुछ एक्सपीरियंस की वजह से अपनी छोटी बहन राधा को भी कभी फिल्मों में आने नहीं दिया। क्या थे ये सैड एक्सपीरियंस, बुरे अनुभव। रेखा की माताजी पुष्पावल्ली तेलुगु फिल्मों की जानी मानी हीरोइन थी और रेखा के पिताजी जयमनी गणेशन तमिल फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। रेखा की मदर पुष्पावल्ली जी जयमनी गणेशन की तीसरी पत्नी थी, लेकिन दोनों की मैरिड लाइफ सुखी नहीं थी, संबंध अच्छे नहीं थे। बुरे संबंधों का प्रभाव बालिका इस बच्ची रेखा के ऊपर भी पड़ा, इसलिए बचपन ठीक नहीं गुजरा। रेखा अपनी मम्मी के पास रहा करती थी और पिता का साथ ना हो पाने की वजह से घर की हालत भी ठीक नहीं रहा करती थी। 13 साल की उम्र में ही रेखा को घर को सपोर्ट करने के लिए मजबूरन फिल्मों में काम करना पड़ा। मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमेशा मां से कहा करती थी कि मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है, लेकिन मजबूरी थी। जब 1969 में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया, फिल्म का नाम था अनजाना सफ़र, तो उन्होंने मदर से कहा कि मुझे काम नहीं करना है। मगर घर के हालात देखते हुए 13 साल की बच्ची रेखा को माताजी ने ये कहकर राजी कर लिया कि देख, इस फिल्म की शूटिंग साउथ अफ्रीका में होगी और साउथ अफ्रीका तू जाएगी, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तुझे जानवर देखने को मिलेंगे, शेर मिलेंगे, जिराफ मिलेगा, हाथी मिलेगा। जैसे बच्चे को आप टेम्प्ट करते हैं ना, तो रेखा इस टेम्पटेशन के चक्कर में फंस गई। साउथ अफ्रीका के बाद इस फिल्म की कुछ शूटिंग बंबई में भी हुई। साउथ अफ्रीका का तो एक्सपीरियंस ठीक रहा, गुजर गया, मगर बंबई का एक्सपीरियंस खराब रहा। रेखा उस वक्त वो चबी चाइल्ड थी, मोटी थी, इसलिए फिल्म यूनिट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे, मदर की तरफ से नपा तुला खाना दिया जाता था, बहुत लिमिटेड डाइट, चॉकलेट और आइसक्रीम से दूर रखा जाता था। और इसके अलावा रेखा को यहाँ की भाषा बोलने और समझने में भी बहुत तकलीफ आ रही थी। कुछ समझ नहीं पाती थी, ठीक ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से कहते हैं कि लोगों से उन्हें गंदी भाषा तक सुनने को मिलती थी। रेखा ने अपने इस अनुभव के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि बंबई उनके लिए एक जंगल की तरह था, जहां लोग उनका फायदा उठाने की कोशिश किया करते थे। ऐसे कपड़े और गहने पहनाए जाते थे जिससे उन्हें एलर्जी हो जाया करती थी, बॉडी पे रैशेस हो जाया करते थे और हर दिन वो रोती थी और सोचती थी कि वो क्यों एक आम बच्चे की तरह सामान्य जीवन, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हैं। इस सैडनेस की वजह से, इस खराब तजुर्बे और एक्सपीरियंस की वजह से रेखा ने अपनी बहन राधा को कभी फिल्मों में नहीं आने दिया। रेखा के जीवन को अगर देखें तो बचपन तकलीफों भरा रहा, पिता के प्यार से वंचित
एक बेटी, अपने मन को मारकर फिल्मों में काम करना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। जीवन में संघर्षों ने और मुसीबतों ने हमेशा घेरे रखा। अगर आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में रेखा की लाइफ देखें तो ट्रेजिक ही रही, फुल ऑफ मिजरीज एंड एगनीज एंड सफरिंग्स। घर बसाने की कोशिश की, बस नहीं पाया, और जिससे प्यार किया वो मिल नहीं पाया। और जिंदगी के इन उतार चढ़ावों में एक स्त्री का जो परम सोपान होता है, एक स्त्री अपने स्त्रीत्व को समग्रता के साथ प्राप्त करती है माँ बनकर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, दूर नहीं, और मैं जानता हूँ उन्हें थोड़ा बहुत, 1-2 बार मैंने काम किया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेर सारा प्यार उनके साथ है। अगर वो ये कार्यक्रम सुन रही हूँ, गॉड ब्लेस यू रेखा, गॉड ब्लेस यू। 12 साल का लड़का रफ़ी साहब से मिलने की जिद कर बैठा, लाख समझाने पर भी माना नहीं, और आखिर मिल ही बैठा उनसे, और मिलने के बाद बन गया उनका शागिर्द, और उसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक नायाब बेहतरीन सिंगर। ये 12 साल का लड़का कौन था? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 1947 की फिल्म जुगनू का एक गाना, यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज है गाना। ये बहुत हिट हुआ। इस गीत को नूरजहां के साथ डुएट गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, और ये बहुत हिट गाना है। ये डुएट है लेकिन हिट गाना है। लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को। बॉम्बे में, तब ये शहर बम्बई हुआ करता था, बॉम्बे में इस गीत को एक 12 साल के लड़के ने सुना, और उसे ये गीत इतना पसंद आया, इतना झूम गया वो इस गीत पर, कि उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, अब वो किसी भी कीमत पर मिलेगा मोहम्मद रफ़ी से। उसने इस काम के लिए अपने ड्राइवर को कहा और कन्विंस किया कि वो कुछ भी करे, उसे रफ़ी साहब से मिलवा दे। तो उस बच्चे के ड्राइवर ने बहुत कोशिश करके पता किया, तो मालूम चला कि रफ़ी साहब का घर भिंडी बाजार में था। ये वो वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जब हुआ ही था, और सांप्रदायिक माहौल ठीक नहीं था। इस वजह से ड्राइवर को लगा कि ऐसे वक्त में वहां जाना इस बच्चे के साथ ठीक मुनासिब नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। मगर बच्चे ने जिद पकड़ ली, कुछ भी हो, बच्चा मालिक का था, और मालिक के बेटे की जिद के आगे ड्राइवर को झुकना पड़ा, और किसी भी तरह आखिरकार वो उस बच्चे को लेके पहुंच गया मोहम्मद रफ़ी के घर। ड्राइवर ने रफ़ी साहब के घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, एक आदमी लुंगी बनियान में बाहर आया, पूछा, कहिए क्या काम है? सामने खड़े बच्चे ने कहा कि वो रफ़ी साहब का मुरीद है, और उनसे मिलकर ये कहना चाहता है कि गाया हुआ उनका जो गीत है कि यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, उसे बहुत पसंद है, बस रफ़ी साहब के दर्शन करना चाहता है। ये बच्चे ने कहा, 12 साल के बच्चे ने। रफ़ी साहब इस बच्चे की मासूमियत से बहुत मुतासिर हुए, बड़े मोहब्बत और अखलाक से उसे अंदर घर में बुलाया, बिठाया, और लुंगी और बनियान जो पहने हुए शख्स था, उसने कहा, मैं ही मोहम्मद रफ़ी हूं, और लगता है तुम्हें गाने बजाने का बहुत शौक है। 12 साल के बच्चे ने कहा, जी मुझे बहुत शौक है, अच्छा लगता है संगीत। तो कहने लगे, तुम्हें गाना आता है? अब ये लड़का थोड़ा सा घबरा गया, सामने मोहम्मद रफ़ी, ये लड़का मोहम्मद रफ़ी का दीवाना है, मुरीद है, फैन है। तो उसने कहा कि जी नहीं, मुझे नहीं आता है, मेरे भाई को आता है। तो कहने लगे कि अपने भाई को या अपने वालिद साहब को कल लेकर मेरे पास आना। ठीक है साहब। तो अगले दिन ये बच्चा अपने पिता के साथ फिर पहुंच गया रफ़ी साहब के घर, और अब उसने कहा कि कल मैंने घबराहट में थोड़ा सा नर्वस हो गया था, उस मारे मैं आपसे झूठ बोल दिया था कि मैं नहीं गाता बल्कि मेरा बड़ा भाई गाना गाता है। बल्कि सच तो ये है कि
मैं ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ और मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ है, गाना सीखने का बहुत शौक़ है। बस मुझे आप गाना सिखाएं और मुझे अपना शागिर्द बना लें। इस बच्चे के भोलेपन, इसकी मासूमियत और इसके अंदर जो संगीत के प्रति एक समर्पण था, इसको देखकर रफ़ी साहब को बहुत प्यार आ गया। और इतना प्यार आया कि उन्होंने इस बच्चे को बना लिया अपना शागिर्द। ग्रेट उस्ताद का ये शागिर्द भी एक दिन बन गया ग्रेट सिंगर और अपने गाए हुए गीतों से लोगों के दिलों को जीतता रहा, खुश करता रहा। और कुछ तो ऐसे गीत गा बैठा कि जब तक हिंदुस्तान अपनी आजादी की सालगिरह मनाता रहेगा, 15 अगस्त का जश्न मनेगा, 26 जनवरी का उत्सव होगा, तब तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये गाने वाला सिंगर अमर रहेगा। अब आप तो जान गए होंगे वो बच्चा कौन था। जोरदार तालियां महेंद्र अंकल जी के। सिमी गरेवाल को सुभाष घई ने एक रोल ऑफर किया। सिमी ने उस रोल को करने से मना कर दिया, लेकिन सुभाष घई 1 साल तक सिमी को मनाते रहे उस रोल को करने के लिए। और जब सिमी मान गई तब क्या हुआ? ये रोल कौन सा था? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात सिमी गरेवाल की। यूं तो 60s से ही वो फिल्मों में काम कर रही थी, मगर मेरा नाम जोकर से वो आ गई लाइमलाइट में। उसके बाद कुछ और फिल्में की, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसका इंतजार था, जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया 1980 की फिल्म कर्ज से। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। जब फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कामनी वर्मा के लिए सुभाष घई ने सोचा, कंसीव किया कि सिमी इज द राइट चॉइस। सिमी के पास पहुंचे, कहानी सुनाई। सिमी ने पूरी कहानी सुनी, रोल सुना और मना कर दिया, क्योंकि रोल जो था नेगेटिव रोल था। और सिमी के मन में था कि नेगेटिव रोल करके वो अपनी वैम्प की इमेज नहीं बनाना चाहती थी। और फ्रेंड्स ने, फैमिली वालों ने भी कहा कि नेगेटिव रोल मत करो। लेकिन सुभाष घई ने मन में ठान रखा था कि यार मेरी तो आइडियल कास्टिंग कामनी वर्मा सिमी ग्रेवाल है। 1 साल तक हमें पता पड़ा सुभाष घई पीछे पड़े रहे और कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। इसके बावजूद जब सिमी नहीं मानी तो सुभाष घई ने इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मुझे ये मजबूरी में फिल्म बंद करनी पड़ेगी और मेरी 18 महीने की मेहनत और पैसा बेकार चला जाएगा। सोच लो, ये लास्ट बार बोल रहा हूं। अब सिमी पिघल गई और उसने इस रोल के लिए हां कर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग के दौरान फिर वो विचार तेजी से उभरा सिमी के मन में कि यार ये रोल नेगेटिव है और उन्होंने ये फिल्म साइन करके गलती कर दी है। लेकिन फिल्म साइन कर ली गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। फिल्म छोड़ी नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक दिन सुभाष घई से कहा कि सुभाष जी, थोड़ा सा इस रोल को थोड़ा टोन डाउन कर दो। ये जो इसका ब्लैक या ग्रे शेड है, ब्लैक शेड को, वैम्पिश जो शेड है उसको थोड़ा टोन डाउन कर दो। सुभाष घई ने कहा कि अगर ऐसा किया तो इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर मनाना शुरू किया और फिल्म की शूटिंग जारी रखी। लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान सिमी के मन में ये विचार बहुत प्रबलता के साथ बना रहा कि उन्होंने भूल कर दी है ये फिल्म साइन करके, ये रोल एक्सेप्ट करके। अब होती है फिल्म रिलीज और हो जाती है सुपरहिट। और सिमी ने जो रोल किया वो भी बन जाता है चर्चा का विषय। लोगों को सिमी का वैम्प का किया हुआ रोल, वो शेड वाला, बहुत ज्यादा पसंद आया। फिल्म की कामयाबी ने उनके लिए नए द्वार खोल दिए सक्सेस के। एक बार एस डी बर्मन ने
अपने असिस्टेंट से पूछा कि तुम घर से कैसे आते हो यहाँ तक। असिस्टेंट ने कहा साइकिल से आता हूँ दादा। दादा बर्मन की आंखें चमक उठी। क्यों? असिस्टेंट का क्या हुआ? बाकी तो ठीक है, उस साइकिल का क्या हुआ ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। प्यासा के गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। सचिन दा रोज घर से ट्रेन पकड़ कर जाते थे, स्टेशन पर उतरते, बाहर आते, वहां से स्टूडियो तक साइकिल रिक्शा करके आते थे, और स्टूडियो से वापस जाते समय भी स्टेशन तक उन्हें वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपनाना पड़ता। ये अखर जाता था यार। अच्छा, सचिन दा भी पैसा बड़ा सोच समझकर खर्च करने वाले आदमी थे। हाँ, मतलब ध्यान रखे, अकेला किशोर कुमार ही नहीं था, दूसरे बंगाली भी थे। तो ये जो फालतू का एक्सपेंस था उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसी टाइम की बात है, सचिन दा का एक असिस्टेंट हुआ करता था जिसका नाम था सुनीत कर। सुनीत रिकॉर्डिंग में उनके साथ रहा करता, और जैसे सभी असिस्टेंट काम करते हैं, अपने बॉस की हर बात मानते हैं, वो भी उनकी हर बात मानता था। एक दिन सुनीत से दादा ने पूछा कि तुम घर से स्टूडियो कैसे आता जाता है तुम? सुनीत बोला दादा मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अपनी साइकिल से ही आ जाया करता हूँ। ये बात गहरे उतर गई एसडी बर्मन के। आगे पूछा उन्होंने, अच्छा ये बताओ तुम्हारी साइकिल में पीछे करियर है? सुनील को कुछ समझ में नहीं आया था, क्या दादा ये सब क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा हाँ दादा है, पीछे भी करियर है। और दादा खुशी से उछल पड़े और बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। आज से एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ ही पीछे करियर पर बैठकर सुबह स्टेशन से स्टूडियो और शाम को स्टूडियो से वापस स्टेशन तक जाया करूंगा। ठीक है, ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना। अब मरता क्या ना करता बेचारा बॉस, और वो भी अगर बॉस सचिन देव बर्मन हो तो सुनीत कर को मजबूरी में कहना पड़ा जी कोई तकलीफ नहीं है, आप मेरे साथ ही चला कीजिए। उस दिन के बाद सचिन दा ने बहुत दिनों तक रिक्शा नहीं किया और सुनीत की साइकिल के कैरियर पर ही बैठ के आना जाना शुरू कर दिया। और सुनीत बेचारे को तो पता नहीं, लेकिन अपना करियर जरूर बना डाला। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। अनोखी रात, क्या बात है, जोरदार तालियां चंचल जी के लिए। कैफी साहब ने गीत लिखा है एंड कंपोज्ड बाय ग्रेट रोशन साहब। रोशन साहब को, ग्रेट कंपोजर को, माइस्ट्रो को कैसे श्रद्धांजलि दी उनकी बिलवेड वाइफ ईरा जी ने। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, हमारी हिंदी फिल्मों का संगीत जिन चंद कंपोजर्स के नाम से आज भी रोशन है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जिनको मैं कह सकता हूँ संपदा हैं, उनमें एक नाम है रोशन, माइस्ट्रो रोशन लाल नागरथ। 40 के दशक में रोशन साहब के हुनर से, टैलेंट से, कलाकारी से प्रभावित होकर निर्माता, निर्देशक, म्यूजिक कंपोजर जनाब ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जो बाद में माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए थे, तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में नौकरी दिलवा दी बतौर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। वहीं उनकी मुलाकात हुई कलकत्ता की ईरा मोइत्रा से। ईरा जी उनके साथ ही काम करने लगी। दोनों ही कला और संगीत प्रेमी थे, तो प्रेम का पुष्प खिलना बड़ा प्राकृतिक बात थी। प्रेम हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रोशन साहब बंबई आ गए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। लंबे संघर्ष और चुनौतियों को पार करने के बाद उन्हें इंडिपेंडेंट फिल्में मिलने लगी।
बरसात की रात, आरती, ताजमहल, ममता, और छाप छोड़ दी उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में अपने नाम की, रोशन। 1967 में जब रोशन साहब फिल्म अनोखी रात का संगीत बना रहे थे, उसी दौरान उनकी तबीयत नासाज हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर भी उन्होंने ऐसी हालत में भी अनोखी रात के लगभग सारे गीत रिकॉर्ड कर दिए। सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड होना बाकी था और दुर्भाग्यवश दिल का दौरा पड़ने से रोशन साहब चले गए। फिल्म का संगीत अधूरा रह गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कुछ वक्त बाद अनोखी रात के डायरेक्टर दादा असित सेन ने यह फैसला किया कि वो बचा हुआ जो पेंडिंग एक गीत है उसे सलील चौधरी से रिकॉर्ड करवाएंगे और कंपोज करवाएंगे। लेकिन जब इस बात का पता रोशन साहब की पत्नी ईरा जी को, संयोग से ईरा जी मेरी मदर की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, आज ईरा जी भी नहीं है और मेरी मदर भी नहीं है, और मैं ईरा जी के दर्शन नहीं कर पाया। मम्मी हमेशा कहती थी कि तुझे बेटा याद करती हैं तो एक दिन पार्क में आ जा। मेरी बदकिस्मती है, मैं अभागा हूं कि ईरा जी से मिल नहीं पाया। तो ईरा जी को जब पता चला तो वो उस मातम के शोक के दौर में भी असित सेन के पास गई और कहा कि वो चाहती हैं कि फिल्म का ये जो एक पेंडिंग गाना है वो अपनी देख रेख में रिकॉर्ड करवाएं। ये गीत श्रद्धांजलि होगी एक वियोगी पत्नी की अपने स्वर्गीय पति के लिए। और दादा असित सेन ने ईरा जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस बचे हुए गीत की रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी रोशन साहब की पत्नी ईरा जी को सौंप दी। गीत की धुन रोशन साहब ने पहले से ही तैयार की हुई थी। ईरा जी ने पूरे गाने को अरेंज करके इस धुन को फाइन ट्यून करके रिकॉर्ड करवाया और इस तरह से ये मास्टरपीस कंपोजिशन इज अ रिच ट्रिब्यूट टू अ डिपार्टेड हस्बैंड फ्रॉम अ बिलवेड वाइफ। क्या लिखा है कैफी साहब ने। और मुझे जहां तक मालूम है कि ये जो ट्यून है ये एक रफ सी कंपोज थी, फाइन ट्यून नहीं थी। ये ध्यान रहे आप, इसको फाइन ट्यूनिंग किया है ईरा जी ने और अरेंजमेंट पूरा ईरा जी का। किस कारण प्राण साहब ने मनोज कुमार की फिल्म शोर में काम करने से मना कर दिया, बस थोड़ी देर में बताऊंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 1971 में उपकार और पूरब और पश्चिम की कामयाबी के बाद मनोज कुमार जी फिल्म शोर की प्लानिंग कर रहे थे। इस फिल्म के एक रोल के लिए उन्होंने एक बार फिर अपने फेवरेट एक्टर प्राण साहब से बात की। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, ये मनोज कुमार साहब ही थे जिन्होंने प्राण साहब के विलन के इंप्रेशन को, इमेज को बिल्कुल तोड़कर सारे लोगों के खिलाफ जाकर प्राण साहब के एक्टिंग करियर को एक नया डायमेंशन दिया जब उन्होंने मलंग बाबा के रूप में उपकार फिल्म में प्राण साहब को इंट्रोड्यूस किया। तो शोर फिल्म में भी एक पठान का किरदार था और मनोज साहब चाहते थे कि प्राण साहब ये रोल करें। कहानी सुनाई प्राण साहब को तो प्राण साहब ने कहा कि बाकी तो ठीक है यार मनोज, लेकिन मैं रोल नहीं कर पाऊंगा। मनोज कुमार को कुछ समझ में नहीं आया कि रोल करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो प्राण साहब ने कहा कि इस रोल को पठान की जगह कुछ और कर दो तो मैं कर लूंगा। मनोज कुमार ने कहा कि नहीं, पठान की जगह तो मैं रोल चेंज नहीं कर सकता, और आप जैसा आदमी, आप इतने समझदार हो, ये ना क्यों कर रहे हो कि पठान के रोल को क्यों चेंज कर दूं। तब प्राण साहब ने इस बात का खुलासा किया कि यार मनोज, मेरा एक प्रोफेशनल एथिक्स है कि मैं 2 फिल्मों में सेम कैरेक्टर कभी नहीं करूंगा, और मैं प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर साइन कर चुका हूं और उसमें मेरा पठान शेर खान का ही कैरेक्टर है। मैं नहीं चाहता हूं कि 2 फिल्मों में एक साथ पठान का कैरेक्टर हो, अनएथिकल बात होगी, अनप्रोफेशनल बात होगी। तो प्राण साहब की दाद देना पड़े। प्राण साहब बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर
बेहतरीन इंसान के रूप में हम प्राण साहब को याद करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे केस हैं। तो जब मनोज कुमार वहाँ से वापस आया, मेरा कहने का मतलब है कि जब प्राण साहब ने मनोज कुमार को रिफ्यूज़ किया, तब मनोज कुमार ने अप्रोच किया प्रेमनाथ जी को, और प्रेमनाथ जी ने वो रोल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी अपना कितने नियम और कायदों का पालन करने वाला। जोरदार तालियां प्राण साहब के लिए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफ़र और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।